नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप लोगों ने देखा है कि 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हुआ है। उसके बाद आप देखिए मणिपुर से उसी दिन एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा था। और फिर आप देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ। अब आप देखेंगे कि मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा। और हमेशा आप देखिए कि विपक्ष ही अविश्वास प्रस्ताव लाती है। और आप लोगों को मालूम है 4 प्रधानमंत्रियों ने अभी तक आप देखेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी उन्हें। तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को दे देता हूं। क्या होता है ये अविश्वास प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव का उपयोग विपक्ष सरकार में अपने विश्वास की कमी को व्यक्त करने के लिए करता है और विश्वास बनाए रखने के लिए सत्तारूढ़ दल को सदन में अपना बहुमत साबित करना होता है। और सरकार तब तक सत्ता में रह सकती है जब तक कि उसके पास लोकसभा में बहुमत हो। और संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख अनुच्छेद 75 में किया गया है। इसके मुताबिक अगर सत्ता पक्ष इस प्रस्ताव पर हुए मतदान में हार जाती है तो प्रधानमंत्री समेत पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होता है। और सदस्य नियम 184 के तहत लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं और सदन की मंजूरी के बाद इस पर चर्चा और मतदान होती है। और याद रखिए सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है। किसमें? लोकसभा में लाया जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है, इसीलिए लोकसभा में लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के नियमों के अनुसार लाया जाता है। लोकसभा के नियम 198(1) और 198(5) के तहत इसे स्पीकर के बुलाने पर ही पेश किया जा सकता है। ये भी आप लोग इसे लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और एक तरह से आप देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले 303 लोकसभा सदस्य हैं, तो सत्ता तो गिरने वाली नहीं है, क्योंकि 272 आप देखते हैं कि बहुमत के लिए चाहिए। लेकिन किसी मुद्दे पर लोगों की एक तरह से आप देखते हैं कि अपने ओर आकर्षित करने के लिए इस तरह के प्रस्ताव लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव। और आप देख लीजिए, पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ ये लाया गया था। किसके द्वारा? ये आप देखेंगे कि 1963 में प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन आप देखते हैं कि उनकी सरकार बच गई थी। फिर आप देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ 2018 में भी लाया गया था। ये भी याद रखिए आप लोग। क्या? ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप देखिए चौधरी चरण सिंह हो, उन्हें भी आप देखते हैं कि इसके कारण गद्दी छोड़नी पड़ी थी। मोरारजी देसाई, बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी को अविश्वास प्रस्ताव के कारण अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। तो मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर ने दी अनुमति, अगले सप्ताह मतदान के संकेत हैं। कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में पेश किया प्रस्ताव। मणिपुर पर पीएम को बोलने के लिए विपक्ष ने अपनाया ये विकल्प, आप देखेंगे। और यहां आप देखिए लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं। अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास 303 के करीब सीटें हैं और उसके उम्मीदवारों के उसके जो सहयोगी दल हैं उन्हें मिलाकर आप देखिए 333 सीटें हैं। 272 बहुमत चाहिए तो उसके पास बहुमत है। और विपक्ष के पास आप देखिए इंडिया के पास 142 सीटें हैं, अन्य के पास आप देखिए 63 सीटें आपको देखने को मिलेंगी और अभी 5 सीटें रिक्त हैं। ठीक है। और 6 दशक में 28 अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास 6 दशक पुराना है। इस अधिकार का प्रयोग अब तक 28 बार किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कोल ब्लॉक घोटाले में पूर्व सांसद विजय दारडा को 4 साल की जेल हुई है। को ब्लॉक आवंटन के लिए दारडा ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को लिखा था पत्र और दारडा के पुत्र देवेंद्र और व्यवसायी जायसवाल को भी 4 साल की कैद व जुर्माना की सजा हुई है। ये आप देखेंगे धोखाधड़ी के आरोप में। ये अनुमति मिली तो 31 जुलाई तक पूरा कर लेंगे सर्वे, जो आप देखते हैं कि पूरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कह रहा है। ये आप देख रहे हैं कि ज्ञानवापी परिषद का जो सर्वेक्षण हो रहा है बनारस में, उसी की बात हो रही है। एएसआई के बारे में याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। और
अलेक्जेंडर कनिंघम के समय इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ज्ञानवापी परिषद में सर्वे पर लगी रोक बड़ी, हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई है। मस्जिद पक्ष ने जिला जज के न्यायिक विवेक पर उठाया सवाल। मंदिर पक्ष ने कहा है कि वाद बिंदु तय करना जरूरी नहीं है। तो चलिए वही चल रहा है, आप देखते हैं। डीयू में 22 भारतीय भाषाओं की पढ़ाई कर सकेंगे, आप देखिए हमारे छात्र। दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है। नई शिक्षा नीति भी आई हुई है, उसी के तहत आप देखेंगे। जलवायु परिवर्तन ने रोकी 7 राज्यों में वर्षा की रफ्तार। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसूनी वर्षा का पैटर्न बदला सा है। आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकला है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मेघालय एवं नागालैंड में वर्षा कम होती जा रही है। अरुणाचल प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी ही ट्रेंड देखा जा सकता है। और आप देखिए जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर जगह पड़ रहा है। आप देखिए लोगों पर भी पड़ रहा है, अब बरसात पर भी पड़ रहा है। अब कई कामों में मान्य होगा जन्म प्रमाण पत्र। दाखिले से लेकर नौकरी के लिए नियुक्ति पाने का तक आएगा ये काम। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश हुआ है। और आप लोगों को एक बात बता दूं, देखिए विधेयक कहने का मतलब होता है राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है तो उसे आप लोग क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। और जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो आपका कानून बन जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 पंजीकरण, जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डाटा बेस बनाने में मदद करेगा। इससे सार्वजनिक सेवाओं, सामाजिक लाभों, डिजिटल पंजीकरण की सेवाओं में पारदर्शिता आएगी। और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से यह विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के विनियमन और उससे संबंधित मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। ये चलिए, बिहार में बिजली के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग, 2 की मौत आप देखेंगे। तो आप सोचिए कि आपको अधिकार है क्या प्रदर्शन करने का, लेकिन शांतिपूर्ण। इस बार छेड़ा तो करेंगे एलओसी पार। आप देखिए राजनाथ सिंह कह रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं राजनाथ सिंह की बुधवार को कारगिल विजय दिवस पर लद्दाख से पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी कि अब हमें छेड़ा तो कड़ा जवाब देने के लिए एलओसी भी पार कर जाएंगे। और राजनाथ सिंह ने कहा कि हम उस बजरंग बली के उपासक हैं जो सूर्य को भी निगल सकते हैं। हम कारगिल युद्ध में एलओसी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में पार करेंगे। ये आप देखिए लद्दाख में कारगिल पड़ता है, एक जिला है। यहाँ आप देखते हैं कि 1999 में एक युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। फिर आप देखते हैं कि ऑपरेशन विजय चलाया गया था और हमारी जीत हुई थी भारत की। तो उसी की बात हो रही है, कल उसकी 24वीं वर्षगांठ थी ना। अमेरिका ने यूक्रेन को और सैन्य मदद दी हुई है। और आप लोग देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के, ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है, दोनों के बीच आप देखिए लंबे समय से युद्ध चल रहा है। और रूस को भी ये भरोसा नहीं था कि इतने समय तक आप देखिए यूक्रेन टिक पाएगा, लेकिन यूक्रेन की पीछे से कई देश मदद कर रहे हैं। मणिपुर के मोरेह में भीड़ ने घरों दुकानों में लगाई आग। ये आप देखते हैं कि मणिपुर में जो जातीय हिंसा फैली हुई है उसी की आप देखिए चपेट में सब आ रहे हैं। राज्यसभा में आज आ सकता है दिल्ली से जुड़ा विधेयक। कांग्रेस, आप समेत कई दलों ने व्हिप जारी कर अपने सदस्यों को राज्यसभा में उपस्थित रहने को कहा है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए कि किसी भी गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, किसी के पास बहुमत नहीं है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि वो तोड़फोड़ की राजनीति होकर बीजेपी आप देखेंगे कर लेगी, अपने पास गठबंधन जुड़ा लेगी। और दिल्ली में जो आप देखते हैं कि ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर जो आदेश मिला था ना, दिल्ली सरकार को आप देखते हैं अधिकार मिला था, बाद में आप देखते हैं कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश लाकर वापस उसे छीन लिया है। तो उसी को लेकर बातें हो रही है, क्योंकि अध्यादेश को आगे लोकसभा राज्यसभा में भी तो पेश करना होता है ना। विस्थापित कश्मीरियों के लिए विधानसभा में 2 सीटें आरक्षित होगी। ये विधानसभा में विस्थापित कश्मीरियों के लिए 2 और गुलाम कश्मीर से आए विस्थापितों के लिए 1 सीट के आरक्षण का प्रावधान करने वाला विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से जुड़े 3 अन्य संशोधन विधेयक समेत कुल 4 संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किए गए हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहां आपकी विधानसभा होगी। ठीक है, न्यायिक सुधार बिल से बढ़ सकती है नेतन्याहू की मुश्किलें। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की व्यापक न्यायिक सुधार की योजना को लेकर इजलाल कई महीनों से आंदोलित है और संसद में बीते सोमवार को इससे संबंधित एक विधेयक पास होने के बाद माहौल फिर से अशांत हो गया। और एक सर्वे में नेतन्याहू की चिंता बढ़ सकती है, 70 गठबंधन की सीटें घट सकती हैं। यरूशलेम कहाँ की बात हो रही है,
इजराइल की। स्वदेशी मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करेगा भारत। 250 करोड़ डॉलर की लागत से तैयार होगी यह रक्षा प्रणाली। और रक्षा मंत्रालय ने अंतिम चरण में इस आशय का प्रस्ताव 400 किलोमीटर दायरे में दुश्मन के हल्के हमले को कर देगी ये विफल। और आप देखेंगे कि 400 किलोमीटर दूर दूर मार गिराने में सक्षम होगी ये, अच्छी बात है। और स्वदेशी प्रणाली होनी चाहिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा LRSAM परियोजना अपने हाथ में लेने के बाद आप देखिए इससे भारतीय नौसेना ने अपने स्वदेशी LRSAM प्रणाली का नाम बदलकर MRSAM कर लिया है। थल सेना और वायुसेना पहले ही अपने इसी तरह के स्वदेशी प्रणाली का नाम MRSAM कर चुकी है। ये आप देखें, आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और इसमें आप देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और नई दिल्ली इसकी राजधानी है। और आप देखें विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और यहाँ आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच हमेशा तनातनी चलती रहती है, आप लोग भी देखते रहते होंगे इसमें, ठीक है। तो वही बातें हो रही हैं। ये 200 पौधे लगाकर रख रखाव की शर्त पर रद्द की प्राथमिकी। दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत के आधार पर मारपीट समेत अन्य धाराओं के तहत का करावल नगर में मामला दर्ज किया गया था। इस तरह के फैसले भी अच्छे आ रहे हैं आजकल, आप देखेंगे कि जमानत भी दी जा रही तो उसे कुछ पौधे लगाने के लिए कहा जा रहा है, पेड़ लगाने के लिए कहा जा रहा है। ये आप देखेंगे वही अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास है। ये आप देखते हैं कि बता चुका हूं कि लोकसभा में आप देखते हैं कि ये पेश होता है, किन किन के खिलाफ आया हुआ है उन्हीं की बात हो रही है। ये आप देखिए जैसे किसके, चीन के बाद आप देखिए चीन से हारने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आया था, लाल बहादुर शास्त्री साहब के खिलाफ आया था, इंदिरा गांधी के खिलाफ आया था, और आप देखिए मोरारजी देसाई के खिलाफ आया था, PV नरसिम्हा राव के खिलाफ आया था, वाजपेयी साहब के खिलाफ भी आया, मोदी साहब के भी खिलाफ आया। जनता एक बार फिर विपक्ष को सिखाएगी सबक, जोशी साहब कह रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री बोले प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास करती है जनता। 2018 में मोदी ने कसा था तंज, 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2024 में अब लोकसभा चुनाव है, तो उसी को लेकर बातें भी हो रही हैं। वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव से 55 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है, ये हमारे रेल मंत्री कह रहे हैं, वैष्णव साहब। CIC के पास 19,000 से अधिक मामले लंबित हैं, जितेंद्र सिंह कह रहे हैं। आप देखेंगे केंद्रीय सूचना आयोग के पास आप देखेंगे। और जम्मू कश्मीर में 30,000 युवाओं को मिली नौकरी, केंद्रीय राज्य मंत्री कह रहे हैं नित्यानंद राय। उड़ीसा में माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार। आप देखते हैं मेला ढोने की प्रथा से 336 जिलों ने खुद को मुक्त घोषित किया है। और देश में 5 साल से कम उम्र के 49 लाख बच्चे हैं कमजोर, स्मृति ईरानी ये आंकड़े दे रही हैं। सीमा से 100 किलोमीटर तक की भूमि को मिलेगी वन संरक्षण कानून से छूट। लोकसभा ने आप देखिए बुधवार को वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया है। और इस विधेयक में देश की सीमाओं से 100 किलोमीटर तक की भूमि को संरक्षण कानून के दायरे में से छूट प्रदान की गई है। और साथ ही वन क्षेत्रों में प्राणी उद्यानों, सफारी व इको टूरिज्म की सुविधा की स्थापना को अनुमति भी प्रदान की गई है इसमें। चलिए, तो ये भी बात हो रही है। नियमों के साथ प्लानिंग विशेषज्ञों की नियुक्ति में भी पीछे है राज्य। जरूरत के अनुसार ना तो प्लानर निकल पा रहा है और ना उनकी भर्ती हो पा रही। नीति आयोग के मुताबिक विशेषज्ञों का महत्व ना समझने के कारण भी नियोजन में होती है हीला हवाली। ये आप देखते हैं कि नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया हुआ था 2015 में, ठीक है। ये 2 साल के पहले के आंकड़े के अनुसार हर साल लगभग 1800 स्नातक स्तर पर प्लानर अलग अलग विशेषज्ञों के साथ देश के विश्वविद्यालयों से निकलते हैं। वे नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवार हैं, लेकिन उनमें से 100 की भी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। आयोग की सलाहकार परिषद ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे अपनी नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन कर खास तौर पर एंट्री लेवल के पदों पर प्लानिंग की डिग्री को अनिवार्य योग्यता के रूप में जोड़ दें। ये आप देख लीजिए, राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। और राजनीति की बात होती है तो आप लोग याद रखा करिएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है
संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखेंगे कि 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है। तीसरे कार्यकाल में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। आप देखेंगे भारत मंडपम के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी साहब आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। वक्फ बोर्ड किसी समुदाय को धर्म से बाहर नहीं कर सकता है, स्मृति ईरानी कह रही हैं। और कहा सभी वक्फ बोर्ड संसद के अधिनियम के तहत आते हैं, कोई भी वक्फ बोर्ड कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता है। केंद्र ने ईडी निदेशक के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा 15 अक्टूबर तक का कार्य विस्तार। और FATF की जारी भारत की समीक्षा का दिया हवाला और कहा संजय मिश्र के हटाने से प्रभावित होंगे देश के हित। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि इसकी स्थापना 1 मई 1900 कब हुई थी? 56 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। वंचित लोगों को न्याय दिलाना आवश्यक है, हमारी राष्ट्रपति साहिबा कह रही हैं। और उड़ीसा हाईकोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर बोली द्रौपदी मुर्मू, न्याय की विश्वसनीयता और तीव्रता पर दिया जोर। कहा कि पीड़ित और निर्दोष दोनों के लिए सहायक होता है त्वरित न्याय। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में हुआ है समारोह। आप देखिए वर्षा से हाल बुरे बने हुए हैं। और आप देखेंगे कि देश भर में बाढ़, कहीं कहीं सूखा देखने को मिल रही है। ये पंजाब में शुरू होगी सड़क हादसे में जान बचाओ 5000 का इनाम पाओ योजना। अच्छी बात है। पच्चीस देशों से आए ताकतवर सुरक्षा उपकरण और हथियार। ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो में शुरू हुआ है ना, उसी में आप देखेंगे सभी तरह से के मौसम में उड़ सकते हैं ड्रोन। अच्छी बात है। दस राज्यों में नमामि गंगे के STP का ऑडिट कराएगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने सभी संबंधित राज्यों की SPMG को जारी किया निर्देश। और ऑडिट में सीवेज शोधन संयंत्रों में विद्युत सुरक्षा मानकों की गहनता से होगी इसमें पड़ताल। गंगा को साफ करने के लिए आप देखते हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट आया हुआ था। हरियाणा पंजाब 5 साल में नहीं दे पाए गौशालाओं की स्टेटस रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने मई 18 में मांगी थी रिपोर्ट। हरियाणा पंजाब में गौवंश के मरने बाद गौशालाओं की बुरी दशा का मामला है। देश भर में आप लोग देख लीजिए जो गौशालाएं बनी हुई इनकी हालत बहुत बुरी बनी हुई है। गाय बेचारी खाने के लिए तरसती रहती हैं। प्लास्टिक के कचरे से निपटने में सहायक बनेगा मोबाइल ऐप। केंद्र सरकार व SPA का नवाचार। देश में कहीं भी खोज सकेंगे रिसाइकलिंग केंद्र। ये बढ़ गया ना प्लास्टिक का कचरा, तो उसी के निस्तारण की बात हो रही है। देश के तमाम निकायों में प्लास्टिक के कचरे के प्रबंधन की समुचित व्यवस्था नहीं है। अगर कहीं है भी तो लोगों को इन रिसाइकिल संयंत्रों की जानकारी नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए ही केंद्र के पर्यावरण सूचना प्रणाली कार्यक्रम के तहत एप्लीकेशन बनाने पर विचार आया है। स्मार्टफोन युग में अधिकाधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से आप देखिए केंद्र की पहल पर SPA के पर्यावरण योजना विभाग ने यह ऐप तैयार किया है। और इस ऐप से आमजन व प्लास्टिक व्यवसाय से जुड़े लोगों को मदद मिलेगी। बीते 3 जुलाई को SPA ने प्री साइकिल X नामक एंड्रॉइड ऐप को लॉन्च किया है। और ऐप पर लगभग 6000 प्लास्टिक
रिसाइकलर्स और प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाले उद्यमियों का पता भी उपलब्ध है इसमें। ये आप देखें संपादकीय पाठ है, एडिटोरियल्स आपको देखने को मिलते हैं, इन्हें भी आप लोग पढ़ लिया करेगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी आपको मिलती है। लोकतंत्र की आधारशिला है प्रभावी प्रशासन। भारत अल्पसंख्यक असंख्यक विविधताओं से परिपूर्ण लोकतंत्र है। चीन को पछाड़ भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, पर उसकी समस्याएं विकराल हैं, जिसका समाधान उसे अधिनायकवादी साम्यवादी व्यवस्था से नहीं वरन लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा करना है। 73वें संविधान संशोधन से भारत में त्रिस्तरीय संघीय व्यवस्था स्थापित की गई। स्थानीय सरकारें, राज्य सरकारें और भारत सरकार समस्याएं चाहे कानून व्यवस्था की हो, प्राकृतिक आपदाओं की या फिर विकास संबंधी, इससे निपटने का उत्तरदायित्व स्थानीय प्रशासन का ही होता है। अन्य अभिकरण केवल तत्कालिक सहयोग प्रदान करते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा भले ही 1993 में मिल गया हो, पर उन्हें अपना प्रशासनिक ढांचा बनाने का अधिकार नहीं मिला है। अपने दायित्व निर्वहन हेतु वे राज्य सरकार के प्रशासनिक ढांचे पर निर्भर रहती हैं। इतना ही नहीं, शहरी क्षेत्रों की स्थानीय सरकारों को संविधान के अनुसार अभी पूरे अधिकार भी नहीं मिले हैं। स्थानीय प्रशासन की एक समस्या विभिन्न अभिकरणों विभागों में समन्वय न होना भी है। अक्सर कोई सड़क बनती है और कुछ दिनों बाद जल निगम, बिजली, टेलीफोन या फिर कोई अन्य विभाग उसे खोद देता है। शहर या जिले के स्तर के पर कोई वरिष्ठ नोडल अधिकारी होना चाहिए जो क्षेत्रीय विकास का समन्वित मॉडल बना सके और जिससे विकास प्रक्रिया में विभिन्न विभाग क्रमबद्ध ढंग से अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी कर सके। राजनीतिक प्रशासनिक कार्य संस्कृति में एक प्रवृत्ति यह है कि स्थानीय सरकारें समस्याओं के कारण और निवारण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर और राज्य उन्हें केंद्र सरकार पर डाल देते हैं और इससे आप देखिए उनमें टकराव बढ़ता है और समाधान में विलंब होता है। और यदि भिन्न भिन्न दलों की सरकारें हैं तो यह समस्या और गंभीर हो जाती है। हाल में दिल्ली में बाढ़ की विभीषिका पर दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के मध्य विवाद इससे पुष्ट करता है। समस्याओं के कारण कुछ भी हो, निवारण तो स्थानीय प्रशासन द्वारा ही होता है। जिलाधीश से लेकर पटवारी और मेयर से लेकर पार्षद सभी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, पर दुर्भाग्य से आपदाओं को वे प्रायः भ्रष्टाचार के अवसर के रूप में देखते हैं। फिर स्थानीय प्रशासन पर अनेक विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का भार होने से वह भावी समस्याओं का पूर्व अनुमान लगाने की जगह समस्याओं के प्रकट होने की प्रतीक्षा करता है और समाधान हेतु प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण अपनाता है और जिसमें अधिक समय, श्रम और संसाधन लगता है तथा कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। आज समस्याओं के उत्पन्न होने पर सरकारें और राजनीतिक दल समाधान पर कम और आरोप प्रत्यारोप पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे में सरकार के गुण दोष का वस्तुनिष्ठ आकलन नहीं हो पाता है। अपने पूर्वाग्रह के कारण विपक्ष सरकार के अच्छे कामों की या तो अनदेखी करता है या फिर उसे बुरा सिद्ध करने की कोशिश करता है। मोदी सरकार के प्रति विपक्षी दलों का रवैया इसका ज्वलंत उदाहरण है। संविधान विपक्षी दलों को सरकार की नीतियों और कार्यों की आलोचना का अधिकार देता है, पर उसके प्रत्येक काम को गलत ठहराना न केवल अनुचित है वरन जनता में भी अपनी साख को नीचे गिराने जैसा है। विगत 9 वर्षों में मोदी सरकार की कार्यशैली का विश्लेषण करने पर 4 प्रमुख प्रवृत्तियां दिखाई देती। प्रथम, सरकार यथास्थिति से परिवर्तनवाद की ओर अग्रसर। परिवर्तन को प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि वह जनहित को लक्ष्य करे तो उसे जन समर्थन मिलता है। जिस प्रकार राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर मोदी का जन समर्थन बढ़ा है, वह प्रमाणित करता है कि लोग परिवर्तनों को पसंद कर रहे हैं। और द्वितीय, सरकार आंशिक परिवर्तन की जगह समग्र परिवर्तन को लक्ष्य कर रही है और समग्र परिवर्तन के लिए सरकार के पास उसका ब्लूप्रिंट होना चाहिए। ऐसा परिवर्तन श्रम साध्य, प्रतिरोधात्मक और धीमी गति से होता है। मोदी सरकार के निर्णयों का पूर्वानुमान विपक्ष को नहीं हो पाता है क्योंकि समग्र परिवर्तन की बाधाओं को दूर करने हेतु सरकार सुविचारित, पूर्व नियोजित और गोपनीय ढंग से कदम उठाती है। तृतीय, मोदी सरकार ने अपनी पार्टी के ब्लूप्रिंट को लागू करने हेतु साधन और साध्य का समन्वय किया है, पर क्या जनता इस समन्वय की स्वीकृति देती है? और यह इस पर निर्भर है कि आप देखिए जनता साधन और साध्य में किसे महत्व देती है। गांधी जी संसाधनों की सुचिता और नेहरू जी साध्य को महत्व देते थे। दोनों आदरणीय हैं, इसलिए मोदी सरकार द्वारा साधन और साध्य के समन्वय को जन स्वीकृति मिल रही है। चतुर्थ, मोदी ने लोकल को ग्लोबल के स्तर तक उठाया है। यह विश्व की पॉलिटिकल इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है और उन्होंने भारत की बेहतरीन मार्केटिंग की है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से तेल खरीदना, अनेक देशों से रुपये में द्विपक्षीय व्यापार समझौता, G20 की अध्यक्षता
करते हुए अफ्रीकी देशों को उसमें समावेशित करना आदि बहुत बड़े निर्णय हैं जो भारत की बढ़ती ताकत की वैश्विक स्वीकार्यता का संकेत है। मोदी सरकार के फैसले से भारत के प्रति वैश्विक आकर्षण बढ़ा है, जिससे विदेशी पर्यटकों और निवेशकों की संख्या में वृद्धि होने अर्थव्यवस्था में मजबूती आने की संभावना है। परदेशी विदेशी पर्यटकों और निवेशकों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर स्थानीय प्रशासन की चुनौतियां भी बढ़ेंगी। इसलिए हर छोटे बड़े शहर और गांव में स्थानीय प्रशासन को भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों के लिए अभी से प्रोएक्टिवली योजना बनाकर उनका क्रियान्वयन करना पड़ेगा, जिससे 2047 में भारत लोकतंत्र की गौरवशाली छवि स्थापित करने का प्रयास सार्थक हो सके। इसके लिए पूरे देश में स्थानीय प्रशासन को दक्ष, प्रभावशील और मितव्ययी बनाना होगा। लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं। इनका नाम डॉक्टर ए.के. वर्मा है। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। मंदिरों के सच से मुंह मोड़ने की कोशिश। मंदिरों के ध्वंसावशेषों पर निर्मित ज्ञानवापी जैसी मस्जिद का सत्य किसी से छिपा नहीं है और उसकी अनदेखी की जा रही है। एक बात और आप लोगों को बता दूं, देखिए, ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में 3000 से ज्यादा स्थल हैं जहां मंदिर और मस्जिद के बीच विवाद बना हुआ है, हिंदू मुस्लिमों के बीच विवाद बना हुआ है। इसी तरह के मामलों को रोकने के लिए, क्योंकि आपने देखा है कि राम मंदिर के मामले ने, बाबरी मस्जिद का जो मामला रहा है, लंबे समय तक आप देखिए दो समुदाय के बीच खाई पैदा की है। और आप देखिए दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे, आतंकी हमले हुए उसके कारण। तो 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया हुआ था, धार्मिक स्थल कानून आया हुआ था। उसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ, चाहे वो मंदिर तोड़े गए, मस्जिदें तोड़ी गई हों, उन्हें भूल जाना चाहिए। और 15 अगस्त 1947 की तारीख तय की गई थी। यहाँ जहाँ 15 अगस्त 1947 को जहाँ मंदिर है वहाँ हमेशा मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है वहाँ हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन उस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, यहाँ भी एक छोटा कॉलम है। देखिए, संवेदना एक प्रमुख मानवीय गुण है, किंतु आज के मशीनी और प्रतिस्पर्धी युग में उसका ह्रास होता जा रहा है। मनुष्य का संवेदनशील होना ही उसे अन्य जीवों की तुलना में विशिष्ट बनाता है। और लोग पूछते रहते हैं कि हमें किस तरह से जीना चाहिए। याद रखिएगा, अगर आपकी वजह से आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में या किसी को भी नुकसान है, दुखी हैं वो लोग, तो आपके जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तो थोड़ा ध्यान रखा करिएगा, आपसे कुछ ऐसा ना हो जिसका आपको आगे चलकर पछतावा करना पड़े। तो मुझे लगता है कि वही जिंदगी है। बाकी तो आप देखते हैं कि भाग दौड़ भरी जिंदगी है, लोग, कोई खुशी नहीं है, हर परेशान इंसान दिखता है। अविश्वास का प्रस्ताव, ये अंततः नया विपक्षी गठबंधन INDIA मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। वह स्वीकार भी हो गया है। अब प्रतीक्षा उसकी बहस की है, लेकिन आप देखते हैं कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी सरकार को। पर्यटन को पंख, बिहार में गंगा की लहरों पर सैर का आनंद लेने वाले पर्यटकों का ख्वाब पूरा होने वाला है। अगले महीने से भागलपुर और पटना में 300 की क्षमता वाले 2 क्रूज इस सेवा के लिए मौजूद रहेंगे। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है, एक भी याद रखिएगा। छुआछूत की बीमारी नहीं है मासिक धर्म। उत्तराखंड के काशीपुर में रहने वाली एक पिता करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। हाल में संगीत शिक्षक जितेंद्र भट्ट ने अपनी बेटी के पहले पीरियड पर केक काटकर जश्न मनाया और उनका मानना है कि पीरियड अशुद्ध या छुआछूत की बीमारी नहीं बल्कि उनके लिए खुशी का दिन है। उनके इस अनोखे जश्न की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। कौन नहीं जानता है कि मासिक चक्र महिलाओं की एक अनिवार्य शारीरिक क्रिया है। जो महिलाएं और इससे वंचित रहती हैं उन्हें अधूरा माना जाता है। इसके बावजूद इससे ढेर सारी वंदनाएं भी जुड़ी हैं। मान्यताओं के अनुसार उन दिनों में महिलाओं को खाने पीने की चीजों तक को छूने की मनाही है। हालांकि चीजें अब बदल रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस दिशा में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, लेकिन ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में रहने वाली महिलाएं अभी तक इस मुहिम से अछूती हैं। गांव में रहने वाली महिलाएं आज भी मासिक चक्र जैसे विषय पर बात करना भी पाप ही समझती हैं। वे बिना किसी से कुछ कहे इन दिनों असहनीय दर्द के साथ अपने काम को करती रहती हैं। अज्ञानता की वजह से अक्सर मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता का ध्यान नहीं रखती हैं। इस दौरान वे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, जिससे उन्हें कई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। इस समस्या का समाधान यह है कि महिलाओं
छात्राओं को जागरूक करने के साथ ही उनके परिजनों को भी सचेत किया जाए। कई बार तो ग्रामीण स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियां शर्म के चलते अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं। ऐसे में उन्हें बताना होगा कि मासिक चक्र एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह शर्म करने की नहीं बल्कि खुश होने की बात है। उन्हें इस विषय पर संकोच छोड़कर बात करना सीखना होगा। महिलाओं के स्वस्थ रहने से एक पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, इसलिए मासिक धर्म में महिलाओं को स्वच्छता का विशेष ध्यान देने, सैनिटरी पैड के इस्तेमाल और इससे जुड़ी जानकारी देनी होगी। और यह काम तब होगा जब महिलाओं के साथ पुरुष भी आगे आए। मासिक धर्म महिलाओं की को मिला मतित्व का एक वरदान है। भ्रांतियों के चलते इन दिनों उनका तिरस्कार नहीं होना चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक ख्याल रखा जाना चाहिए और इसको लेकर समाज को अपना सोच बदलना चाहिए और इन दिनों उनके साथ उपेक्षित व्यवहार नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर महिलाओं का सबसे बड़ा सशक्तिकरण यही है कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें और जब महिलाएं मजबूत होंगी तो विश्व में हमारा देश भी तरक्की के नए कीर्तिमान स्थापित कर सकेगा। और एक बात आप देखेंगे, केरल में एक सबरीमाला प्रकरण आया था, उसमें आप देखते कि महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी। अरे भाई, आपको जन्म दे सकती हैं, पुजारी बन सकते हैं उनके जन्म दिए हुए, लेकिन वो नहीं जा सकती हैं, वो अछूत हो गई। ये आप देखिए पुरानी मान्यता है, अब ये सब खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ भी आप देखिए छोटे छोटे कॉलम रहते, देख सकते हैं आप लोग। अतिवादी मौसम से दो चार होता विश्व। मौसम की अतिवादी स्थितियों जैसे कि कहीं तेज गर्मी उलझन पैदा करने वाली उमस तो कहीं अनायास बेहिसाब बारिश, भूस्खलन, बाढ़ के कहर ने इन दिनों पूरे विश्व के सामने जैसी चुनौती पैदा कर दी है और उससे एक दिन में नहीं निपटा जा सकता है और इससे पार पाने के लिए वैश्विक प्रयासों में एकजुटता की जरूरत है और ऐसा तभी होगा जब पूरी मानवता को समझ में आ जाए कि मौसम खतरनाक हुआ तो इससे इंसानी दखल जिम्मेदार है। जलवायु के आपातकाल का समय है और आप देखते हैं हर साल हमारे बिहार में देख लीजिए, असम में देख लीजिए, हमारे हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए, उत्तराखंड को देख लीजिए, क्या हाल बन जाती है। फिर हम लोग भूल जाते हैं, फिर बरसात का टाइम आता है, फिर हम लोग वही स्थिति रहती है। मुस्कुराने का फैशन खरी खरी तंज कसा जाता है। प्रतिबद्धता ने बनाई गरीबी उन्मूलन की राय, मध्य प्रदेश। राय की प्रतीक्षा में आपदा पीड़ित, हिमाचल प्रदेश में आप लोग देख लीजिए। सुखराम सुक्खू आप देखते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू काफ़ी आप देखते हैं कि लोगों की मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अकेले 100 जिले करते हैं 84% निर्यात। जामनगर शीर्ष पर और देश के 580 जिलों के निर्यात में हिस्सेदारी सिर्फ 16% है। चलिए, निर्यात का मतलब होता है कुछ लोग आप लोग बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ आप लोग खरीद रहे हैं। और जामनगर आप देखिए टॉप पर है और निर्यात करने वाले शीर्ष राज्य जो हो रहे हिस्सेदारी इनकी गुजरात में 30.05%। 422 अरब डॉलर वस्तु का निर्यात था पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में। चीनी निवेश के लिए भारत में किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, चंद्रशेखर कह रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। OMSS के तहत राज्यों को गेहूं चावल की बिक्री बंद, ये आप देखिएगा खुला बाजार बिक्री योजना के तहत। RVNL की 5.36 हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, रेल विकास निगम लिमिटेड की। और रिलायंस रिटेल में हिस्सेदारी खरीदेगा कतर सॉवरेन फंड। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने RVL बैंकों में हिस्सेदारी खरीदी। गेमिंग पर टैक्स के तरीकों पर फैसला 2 अगस्त को होगा। अब GST परिषद करेगी। GST 2017 में कराया था ना, उसी की बात हो रही। गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक से बढ़ेगी वैश्विक महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कह रहा है, IMF कह रहा है। IMF की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। महंगा टमाटर छोड़ खरीद रहे हैं सस्ती प्यूरी, देख लीजिए। तेल कंपनियों को 1 लाख करोड़ रुपए का लाभ होने की उम्मीद है। अब बैंकों ने 9 साल में 10 लाख करोड़ से अधिक बकाया कर चुकाया है, ये भी आप देखेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। UN में आतंकियों को प्रतिबंधित कराने में मिलकर काम कर सकता है ब्रिक्स, ये डोभाल साहब करें। ब्रिक्स संगठन की बात हो रही, UN की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाएं उनका एक समूह है। और इसकी स्थापना आप देखते हैं कि कब हुई थी, सितंबर 2006 में इसकी स्थापना हुई। फिर आप देखेंगे पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 में हुआ था, तो वे भी आप लोग याद रखिएगा इस समय। और पहले आप देखते हैं इसे ब्रिक कहते थे, 2010 में
दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया था, तो ब्रिक्स कहा जाने लगा ये। स्वीडन में कुरान की निरादत से देश की छवि व सुरक्षा पर बड़ा खतरा है। रूस से जंग जीतने को अमेरिका ने यूक्रेन की मदद, जो आप लोगों को बता रहा हूँ, $40 करोड़ के पैकेज में पहली बार ब्लैक हार्नेट जासूसी ड्रोन भी शामिल है। रूस कभी भी सुरक्षा बलों को वापस बोला युद्ध समाप्त कर सकता है, ब्लिंकन कह रहे हैं। चलिए, उत्तरी सागर में 3000 कारों से भरे जहाज में लगी आग। आप देखें, इमरान खान को तोसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। तोसा का है ना, आप देखते हैं कि यहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उन्हें कोई गिफ्ट मिलता है बाहरी देशों से तो उसे तोसा खाने में जमा कर दिया जाता है। उसी में से आप देखिए कुछ वस्तुओं की हेराफेरी का आरोप इमरान खान पर लगा है। पाक की रक्षा मंत्री ने विपक्षी महिला सांसदों को कहा खंडर हंगामा हुआ है, ये भी आप देखेंगे। सिंगापुर में राष्ट्रपति पद की दौड़ में भारतवंशी सन मुगरत्नम, ये आप देखिए दुनिया भर में भारतीय फैले हुए हैं। जापान में एक वर्ष में 8 लाख कम हुई आबादी, देख लीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया में भारतवंशी प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार मिला है। भारतवंशी शंकरी चंदन को उनके उपन्यास चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए $60,000 का माइल्स कैफलिंग साहित्य पुरस्कार दिया गया है। चंदन ने कहा है कि यह पुरस्कार जितना सम्मान की बात है, मेरे लिए यह बहुत मायने रखता है कि चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स को इस तरह से मान्यता दी गई है। कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। तीसरे देश के नागरिकों को गहन जांच के बाद ही प्रवेश देगा भारत और नेपाल। NHRC ने बंगाल सरकार से मांगी रिपोर्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने। ये आप देखते हैं कि जो आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करने की घटना हुई है ना, उसी की बात हो रही है, NHRC की बात हो रही है। इसके बारे में जरूर याद रखा कि रही है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात हो रही है। 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके आप लोगों को पहले अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है। एशियन गेम्स में खेलेगी भारतीय फुटबॉल टीम। सिंधु फिर पहले दौर में हारी, सात्विक चिराग दूसरे में है। ये आप देखें कि कहाँ, जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में की बात हो रही है। स्पेन और जापान महिला विश्व कप के नॉकआउट में, ये आप देखेंगे। मलेशिया के सज्जा जरूल ने T20 में झटके 7 विकेट। ये आदेश सामंत बने भारत के 83वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर। विजयी पहलवानों ने ट्रायल के लिए मांगा समय एशियन गेम्स के लिए। और नवरात्रि के कारण 14 अक्टूबर को हो सकता है भारत पाक मैच। ये आप देखिए वनडे विश्व कप की बात हो रही है। शरद कमल पर भारी पड़े साथियान गन सैकरन बुधवार को अनुभवी अचंता शरद कमल पर भारी पड़े हैं। 2 बार की कसक मिटाने उतरेगा न्यूजीलैंड, आप देखेंगे। विश्व कप के लिए बात हो रही है। प्रभसिमरन सिंह के शतक से उत्तरी क्षेत्र को मिली बड़ी जीत, आप देखेंगे। 5वें टेस्ट में लबुशेन और रूट हो सकते हैं गेम चेंजर, एलिस्टर कुक कह रहे हैं। मैसी ने बदला मियामी का भाग, आप देखेंगे। अर्जेंटीना के सुपर स्ट्राइकर लियोन मेसी की बात हो रही है, तो ये भी आप देखेंगे। ये आप देखिए अपने लिए चुने बेहतर AI चैटबॉट। ये आप देख ही रहे, आजकल आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफ़ी बात हो रही है, तो इसके बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी रखिएगा अपने पास, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं काफ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को विरोधाभासी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आशय व्यक्त करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया है। यह हाई कोर्ट ने पिछले साल मई में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत सहारनपुर जिले में दर्ज एक मामले 5 आरोपितों द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई थी, उसी की बात हो रही है। इसे भी देख लिया करेगा, एक सामान्य जानकारी भी मिलती है यहाँ से, और परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी कुछ पॉइंट मिलते हैं। सन फेडरिक वेटिंग और चार्ल्स वेस्ट ने कनाडा में इंसुलिन की खोज की थी। 1921 में आज ही के दिन कनाडा में सर फेडरिक वेटिंग और आप देखिए चार्ल्स वेस्ट ने कुत्तों से इंसुलिन अलग करने में सफलता मिली थी। जानवर पर परीक्षण के दौरान यह रक्त शर्करा पर स्तर सामान्य करने में असरदार पाया गया था। यह मधुमेह के लिए प्रभावी उपचार साबित हुआ है। आज भी यह इलाज के लिए अहम है। पहली बार पानी के नीचे टेलीग्राफ केबल बिछाने में मिली सफलता। 1866 में आज ही के दिन पहली बार पानी के नीचे
टेलीग्राफ केबल बिछाने में सफलता मिली थी। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच अटलांटिक महासागर में 2713 किलोमीटर लंबी केबल बिछाई गई थी। अमेरिका के साइरस डब्ल्यू फील्ड ने 3 प्रयासों के बाद इसमें सफलता पाई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी कल्पना दत्त ने निभाई थी भूमिका। क्रांतिकारी कल्पना दत्त का जन्म 1913 में आज ही के दिन अविभाजित भारत के चटगांव अब बांग्लादेश में हुआ था। बचपन में क्रांतिकारियों की जीवनियां पढ़कर अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने की ठान ली। कॉलेज के दौरान ही क्रांतिकारी संगठन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ गई। भेष बदल कर स्वतंत्रता सेनानियों को गोला बारूद की आपूर्ति करने लगी। चटगांव, शस्त्रागार लूट सहित कई क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया और 19 मई आप देखिए 1933 को ब्रिटिश सरकार ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सेंट जेम्स के सम्मान में उत्सव। मैक्सिको के जलिस्को के टोनाला में सेंट जेम्स एपोस्टल की प्रार्थना के दौरान कैथोलिक फीस्ट टेस्टू आनेस के मौके पर आप देखिए मोकटा के साथ एक कलाकार आप लोगों को देखने को मिलेगा। नौनिहालों व माताओं के टीके का हिसाब रखेगा यूएन। 7 अगस्त से होगा शुरू। देश के किसी भी हिस्से में लगवा सकेंगे टीका, ऑनलाइन करवा सकेंगे बुकिंग। और यूबिन में पंजीकरण के लिए क्या क्या जरूरत है? यदि आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर हो तो बेहतर है। बच्चे के मामले में उसकी जन्म तिथि, सही जानकारी। गर्भवती महिला के मामले में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पास स्टार्ट, पेंशन बुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, स्मार्ट कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, दिव्यांग कार्ड या फोटो युक्त राशन। परिवार के सभी सदस्यों के टीकाकरण का डाटा एक साथ ही जगह पर उपलब्ध होगा। पूरे देश टीका की आपूर्ति उपयोग की केंद्रीय निगरानी हो सकेगी। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्यों का आकलन भी हो सकेगा। टीके की तारीख भूलने नहीं देगा। स्मार्ट बुकिंग कर समय भी बचाएगा और टीके की दवा की बर्बादी भी रोकेगा, क्योंकि एक ऐप में टीके की डोज की उपलब्धता का भी विवरण दर्ज होगा। इससे अच्छी बात है। विटामिन डी से सोराइसिस रोगियों को मिल सकता है लाभ। विटामिन डी आप देखते हैं सूर्य भगवान से मिलता है। मछली के आप देखते हैं कि लीवर से भी मिलता है आप लोगों को। और इससे कौन सा रोग होता है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। अंगों के बीच होने वाले संचार को समझाएगा मल्टी सेंस। ये आप देखिए आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने कंप्यूटेशनल दृष्टिकोण किया विकसित। जीवों के समुचित कार्य व अस्तित्व के लिए अंगों व ऊतकों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान अहम है। पर्यावरण में बदलाव के अनुकूल ढलने ऊर्जा भंडारण का आकलन करने की अनुमति देता है। और फ्रूट फ्लाई जैसे मॉडल जीवों को किया इसमें शामिल। माथे पर गिटार बैलेंस कर बनाए वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये देखिए वॉशिंगटन अमेरिका की बात है। ये आप देखेंगे मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। इन्हें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, और नहीं पढ़ना है तो छोड़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ हमेशा। मेहनत आपको करनी है, ठीक है।